हेलो ऑफिसर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे साइंस एंड टेक के लेक्चर सीरीज में। देखो, आप लोगों को भी लग रहा होगा कि बेसिक्स ऑफ बायो के बाद मैंने स्पेस टेक क्यों स्टार्ट कर दिया। देखो, सिंपल सी बात ये है कि हमारे शेड्यूल में ऑलरेडी बायोटेक हो चुका है और इसके साथ साथ एनर्जी भी हो चुका है, न्यूक्लियर एंड नॉन न्यूक्लियर बोथ। ठीक है, तो उसके ऊपर भी लेक्चर आएंगे, बट अभी मैं क्लास के साथ अलाइन होना चाहता हूँ। जो हमारा शेड्यूल चल रहा है उसके साथ अलाइन होना चाहता हूँ, ताकि कुछ लोगों का कंप्लेन आ रहा है कि कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम आ रही है लेक्चर के बिना। ठीक है, तो इसलिए लेक्चर वो पहले आएगा, और जो बचे हुए टॉपिक जिसके लेक्चर अभी तक नहीं आए वो भी बहुत जल्द आ जाएंगे। तो उसके लिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। आप लोग शेड्यूल के साथ चलो और स्पेस एंड टेक को अच्छे से करो। ठीक है, देखो, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं स्पेस में, वो सबसे बेसिक एंड सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है। वो क्या है? ऑर्बिट। ठीक है, अगर आपने ऑर्बिट समझ लिया तो सैटेलाइट, रॉकेट, इसरो, जीपीएस, ये सब ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। और आपको साइंस का अगर बैकग्राउंड नहीं है तो आप ये मत सोचना कि आपको ये नहीं समझ आएगा, ये बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको टेंशन नहीं लेना है। हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले बहुत लोग जो कंफ्यूज होते हैं वो क्या है? वो ऑर्बिट के बाद टाइप्स ऑफ ऑर्बिट पे तो बाद में आएंगे, पहले हम लोग ऑर्बिट देखते हैं। ठीक है, ऑर्बिट का मतलब क्या होता है? जो मैं यहाँ पे बताऊं सिर्फ उसको दिमाग में लाना, और फिर आप नोट्स पढ़ने के लिए जाना, बहुत फायदा होगा। ठीक है, ऐसे मत सोचना कि आप नोट्स पढ़ लोगे फिर यहाँ पे आ रहे हो, दिक्कत समझ में नहीं आ रहा है, मिसमैच हो रहा है, ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट यहाँ से समझो, पूरा नोट्स पढ़ना है। साइंस एंड टेक का नोट्स मैं फ्री में अवेलेबल करवा रहा हूँ सभी के लिए टेलीग्राम चैनल पे। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां से साइंस एंड टेक के नोट्स ले सकते हो। नोट्स आप लोगों को पता है कैसा होता है, आप लोगों ने ऑलरेडी पहले भी देखा है जब मैं नोट्स से पढ़ा रहा था। ठीक है, तो चलो, सबसे पहले देखते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब क्या होता है? ऑर्बिट का मतलब होता है कंटिन्यूअस फॉलिंग विदाउट हिटिंग। देखो, ये दो चीज आपको, दो लाइन आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे कंटिन्यूअस फॉलिंग मतलब ये गिर क्यों रहा है, गिरना क्या होता है, और विदाउट हिटिंग ये किसको हिट कर रहा है। अभी सब समझ आएगा। सबसे पहले देखो, आप एक एग्जांपल के साथ समझो। आप जिस पेन से लिख रहे हो उस पेन को ऊपर की तरफ फेंक दो, ये पेन वापस से नीचे गिर जाता है। क्यों गिरता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी के कारण। अब अगर कोई ऐसे भी स्टूडेंट है जिनको ये नहीं पता ग्रेविटी क्या है, तो देखो, ग्रेविटी एक इनविजिबल पुलिंग फोर्स है। ठीक है, ये जो इनविजिबल पुलिंग फोर्स है ये क्या करता है? आप देखोगे, अर्थ अर्थ के ऊपर जितनी भी चीजें हैं, उन सब के ऊपर ये इनविजिबल पुलिंग फोर्स लगाता है, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अर्थ से बाहर, जैसे कि हम मून ले लेते हैं, जैसे हम सैटेलाइट ले लेते हैं, जो भी चीजें हैं ये अर्थ के ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस, उन सब पे कंटिन्यूअस इनविजिबल पुलिंग फोर्स लगाता जाता है। ठीक है, अभी देखो, सिर्फ अर्थ नहीं, हर मास वाली चीजें, जो भी ऐसी चीजें हैं जिसमें कुछ मास है, उसमें वो ग्रेविटी लगाती है। सन क्या कर रहा है? प्लेनेट को अपनी तरफ खींच रहा है। अर्थ क्या कर रहा है? मून को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप देख पा रहे हो। अभी देखो, इससे आपको क्या समझ आता है? इससे हमें ये समझ में आता है कि स्पेस में जो भी चीजें हैं, ठीक है, कोई भी चीजें फ्रीली फ्लोट नहीं कर रही है। ये बात ध्यान रखना। हर एक चीज, एवरीथिंग इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। हर एक चीज ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है, ग्रेविटी के कंट्रोल में है। ठीक है, अभी देखो, अभी हम एक और एग्जांपल लेंगे। आप ना इमेजिन करो कि आप एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हो। ये बॉल है, इसको ऊपर की तरफ फेंका, ये क्या होगा? वापस से नीचे गिर जाएगा। वाई? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अब इमेजिन करो कि इस बॉल को दूसरा आप इस तरह से फेंकते हो। अब ये क्या है? इतना डिस्टेंस कवर करता है, उसके बाद नीचे गिरेगा। ठीक है, दो केस देख लिया, केस वन, केस टू, दोनों में ग्रेविटी लग रहा है। अब इमेजिन करो
कि हमारा जो अर्थ है ना वो फ्लैट नहीं है। अर्थ क्या है? जियोइड शेप में, कुछ ऐसा। ठीक है? अर्थ क्या है? थोड़ा-सा स्फेरिकल शेप में है, गोल है। अब अगर आप क्या करते हो, बॉल को बहुत ज़्यादा स्पीड से फेंकते हो। इस बॉल को यहाँ से फेंका एकदम बहुत ज़्यादा स्पीड से, ये यहाँ चली गई। ठीक है? तो बॉल आप देख रहे हो जब बॉल नीचे गिरने लगा, ठीक है? बॉल सपोज़ यहाँ से नीचे गिरने लगा, ठीक है? ये इस तरह से एक ऑर्बिट बनाने लगेगा। बॉल यहाँ से नीचे गिरने लगा, ठीक है? आप देख रहे हो यहाँ पे बॉल नीचे गिर रहा है। अभी देखो बॉल नीचे तो गिरते हुए दिख रहा है आपको, लेकिन आपको एक चीज़ और समझना है। इसके नीचे क्या कोई सरफेस है? बॉल नीचे तो गिर रही है, लेकिन क्या इसके नीचे कोई सरफेस है जहाँ पे वो गिरेगा? नहीं ना। बॉल यहाँ से कंटीन्यूअस गिरता जा रहा है, ठीक है? लेकिन इसके पास कोई सरफेस नहीं है जहाँ पे ये टच करे, ठीक है? अभी इस चीज़ को समझते हैं हम लोग। अब ये सरफेस को टच नहीं कर पा रही है। अब ये जो बॉल गिरने का स्ट्रक्चर है, ये क्या बनाई? ये एक ऑर्बिट बना दी। इसी को हम लोग ऑर्बिट करते हैं। बॉल क्या कंटीन्यूअसली गिर रही है, लेकिन क्या ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में है। अब है ना, आप इस चीज को समझ रहे हो, यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअसली गिरते हुए देख रहे हो, लेकिन कभी भी ये सरफेस को टच नहीं कर पा रहा है। अब ना हम ऑर्बिट के एक्चुअल मीनिंग को समझते हैं। देखो ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट एक कर्व्ड पाथ है। व्हाट इज दिस? एक कर्व्ड पाथ है जिसको कि कोई ऑब्जेक्ट फॉलो कर रहा है। क्लियर? अभी देखो सैटेलाइट स्पेस में क्या फ्लोट कर रहा है? नहीं, वो कंटिन्यूअसली अर्थ की तरफ फॉल कर रहा होता है। क्या दिख रहा है? अगर कोई सैटेलाइट हम ऊपर की तरफ भेजे, वो कंटिन्यूअसली अर्थ की तरफ फॉल कर रहा है, लेकिन क्या ये फॉलिंग आपको एक ऑर्बिटल पाथ में दिखता है, एक कर्व्ड पाथ में दिखता है। अभी देखो अभी भी समझ नहीं आया तो एक काम करो, बीच में ये एक रस्सी है, इस साइड मैंने एक पत्थर का टुकड़ा बांधा, इसको घुमाया, ये ऐसे करके घूम रहा है। ठीक है, सॉरी पूरा सर्कल नहीं बना। अभी देखो ये जो रस्सी है, ये रस्सी क्या है? अगर हम इस पत्थर को देखें, ये पत्थर बाहर की तरफ भागना चाहता है। जब हम घुमाते हैं ना, बचपन में याद करो रस्सी में बांध के ईंट पत्थर कोई हर कोई घुमाया ही होगा। ठीक है, जब आप घुमाते हो ये पत्थर बाहर की तरफ भागना चाहता है, लेकिन ये जो रस्सी है ना, ये रस्सी क्या उसको अपनी तरफ खींच के रखता है। ठीक है, यहीं से कॉन्सेप्ट आता है सेंट्रीपिटल फोर्स का। क्या कॉन्सेप्ट आता है? सेंट्रीपिटल फोर्स का। अब अंदर की तरफ खींच रही है। ठीक है, अभी देखो ये जो रस्सी है, ये क्या है? ये रस्सी अंदर की तरफ खींच रही है, सेंटर की तरफ खींच रही है, और ये जो फोर्स लगा रही है, इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी तरह से अगर हम इसको एक सैटेलाइट मान लें, सैटेलाइट के पास कोई रस्सी नहीं होता है, ये किसी रस्सी से बंधा हुआ नहीं होता है। ठीक है, ये अंदर की तरफ खींच रहा है, क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी ही यहाँ पे रस्सी का काम कर रहा है, अगर हम इसे सैटेलाइट मान ले तो। क्लियर है? अभी देखो हम ना थोड़ा सा इसको और अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझाते हैं आपको। अभी ना ये तो ऐसा नहीं है कि एक बार में ही फेंकेंगे और वो ऑर्बिट बना लेगा, ऑर्बिट में घूमना स्टार्ट कर देगा। ऐसा नहीं होता। ऐसा होता तो फिर इतने सारे सैटेलाइट लॉन्च फेल नहीं होते। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, स्पीड स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करता है। अभी देखो हम लोग 3 केस बनाएंगे, तीनों केस में स्पीड को देखें। पहला केस, जब हमारा जो स्पीड है, ये स्पीड क्या है? कम है। दूसरा केस, जब स्पीड क्या है? परफेक्ट है। ठीक है, परफेक्ट स्पीड। तीसरा केस, जब हम देखेंगे जो हमारा स्पीड है ये बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, जब स्पीड कम है, अगर हमने ये अर्थ है यहां से सैटेलाइट लॉन्च किया, स्पीड कम है, ये फिर धड़ाम से नीचे गिर गया, सीधा नीचे आ जाएगा। जब स्पीड परफेक्ट होता है, ठीक है, मतलब क्या? मतलब ग्रेविटी एंड जो भी ऑब्जेक्ट हम फेंक रहे हैं उसका साइडवेज स्पीड, ये दोनों बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तीसरा, जब हम क्या करते हैं, स्पीड बहुत ज्यादा रखते हैं,
ठीक है? तो जब स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो शायद आपका जो अगर आप सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हो, ठीक है? सपोज़ तो आपका ये सैटेलाइट हो सकता है कि बहुत दूर निकल जाए, ठीक है? लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, वापस से ग्रेविटी उसको वापस अपनी तरफ खींच लेता है और जब अपनी तरफ वो खींचता है ना, तो एक सर्कल बनाता है। ये देखो, यहाँ पे भी क्या हो रहा था, ये बहुत दूर निकल गया था, ये बाहर जाना चाह रहा था बट अभी यहाँ पे है ये, यहाँ से अब ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर लगना स्टार्ट हो गया और ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के कारण ये अपनी तरफ खींचा जा रहा है, लेकिन वो नीचे की तरफ नहीं गिर रहा है और इसी तरह से इसने क्या किया, एक सर्कल बना दिया, एक पाथ बना दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट। और ये जो लंबा सर्कल बना ना, इस ऑर्बिट को ही, ये जो सर्कल बना, इस सर्कल को हम कहते हैं एलिप्स। क्लियर है? आप देख रहे हो ये कैसा बन रहा है? अब देखो, यहाँ पे इसी तरह जब हम लोग अर्थ के बारे में देख रहे थे, अर्थ जब सन के अराउंड, जैसे ये सन है सपोज, अर्थ ये है, ठीक है, ये है मेरा अर्थ। जब ये घूमता है, ऐसा नहीं होता कि बराबर डिस्टेंस में ही घूमता है, यहीं से कॉन्सेप्ट आ जाता है एक और वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट होता है पेरिजी और एपोजी। ये दोनों कॉन्सेप्ट, पेरिजी मतलब क्या होता है, नियरेस्ट, जब अर्थ सन के नियरेस्ट है, और एपोजी मतलब क्या होता है, फारदेस्ट, जब अर्थ सन से दूर है। क्लियर है? यही वाला कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ में आया होगा जब हम ऑर्बिट को समझेंगे, ठीक है? अभी देखो, जब ये सारी चीजें हम समझ जाते हैं तो ना, इसी में केपलर का लॉ भी है। केपलर के लॉ को समझते हैं थोड़ा। देखो, केपलर ने क्या किया, इसी चीज को सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की। इन्होंने बताया, जब हमारा ये जैसे कि अर्थ है, ठीक है, ये मेरा ऑर्बिट है, ये मेरा सैटेलाइट है, ठीक है? तो देखते हैं, अगर इसका पिक्चर मेरे पास है तो मैं इस पिक्चर को यहाँ पे लगाता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। इस पिक्चर को देखो, यहाँ पे क्या आपको पता चल रहा है? देखो, ये मेरा प्लेनेट है, ये मेरा सन है। अभी हम इसी को ये समझ लेते हैं कि ये मेरा अर्थ है और ये मेरा सैटेलाइट है, ठीक है? जब सैटेलाइट अर्थ के ज्यादा पास होती है, मतलब कि इस रीजन में, ठीक है, तो सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट फास्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, सैटेलाइट फास्ट हो गया, कब, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो अर्थ के ज्यादा पास है, ठीक है? और यहाँ पे क्या होता है, ग्रेविटी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। सिंपल है ना, ज्यादा पास है मतलब ग्रेविटी ज्यादा स्ट्रांग होगी। अब देखो, ये जो रीजन है एरिया 2, यहाँ पे क्या है कि हमारा जो सैटेलाइट है वो अर्थ से, ठीक है, अर्थ से बहुत दूर है। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रेविटी वीक हो जाती है और ग्रेविटी वीक होने के कारण इसका जो स्पीड होता है ये भी स्लो हो जाता है और ग्रेविटी भी क्या होती है, वीक होती है। समझ रहे हो? अभी इन दोनों से क्या आपको समझ में आ रहा है? आपको ना पूरा केपलर का लॉ इजीली समझा रहा हूं मैं, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इन्हीं सब चीजों के बारे में वो बात कर रहा है। यहाँ पे ना कोई फॉर्मूला याद रखना है ना कुछ, बस कॉन्सेप्ट याद रखना है। जब सैटेलाइट अर्थ के पास होगा, ठीक है, तो फास्ट, जब सैटेलाइट अर्थ से दूर होगा तो क्या, स्लो। बस इतना ही समझना है। अभी देखो, ये एरिया 1 है, इतना एरिया सैटेलाइट ने 1 महीने में कवर किया और जब हम यहाँ देखते हैं, इतना एरिया सैटेलाइट ने सिर्फ 1 महीने में कवर किया। एरिया देखो दोनों का, आपको पता चल रहा है कि जब अर्थ के पास में सैटेलाइट होता है तो ये फास्ट हो जाता है और जल्दी कवर कर पा रहा है, 1 महीने में ज्यादा एरिया कवर कर पा रहा है, और जब दूर होता है तो 1 महीने में कम एरिया कवर कर पा रहा है, ठीक है? तो आपको ये समझ आ गया कि ऑर्बिट क्या है, आपको ये समझ में आ गया ग्रेविटी क्या करती है, आपको ये समझ में आ गया कि सैटेलाइट जो है वो गिर रहा है या फिर फ्लोट कर रहा है। स्पीड कम हो तो क्या होगा,
स्पीड ज़्यादा हो तो क्या होगा? ठीक है? अभी तक हम लोगों ने जो बेसिक चीज़ थी ऑर्बिट से रिलेटेड वो समझ ली। ठीक है? अब दूसरा जब हम आएँगे ना, जब हम स्पेस के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तब हम देखेंगे कि आखिर टाइप्स ऑफ ऑर्बिट क्या है? इन टाइप्स ऑफ ऑर्बिट तब समझ आएगा जब आप थोड़ा-सा ध्यान दोगे। ठीक है? बिना ध्यान दिए ये समझ नहीं आने वाला है। क्लियर है? अभी देखो, आप खुद सोच के देखो, यहाँ पे हम सैटेलाइट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हमें अर्थ की फ़ोटो लेनी है, ये अर्थ है, हमें इसका फ़ोटो लेना है, तो सैटेलाइट को आप कहाँ रखोगे? नियरेस्ट या फिर फारथेस्ट? सिंपल आंसर है, नियरेस्ट रखेंगे। अगर हमें अर्थ पे पूरा का पूरा अर्थ पर टीवी सिग्नल भेजना हो, पूरा का पूरा अर्थ पे, ना कि सिर्फ एक पार्ट पे, हम पूरा अर्थ पे टीवी सिग्नल भेजना चाहते हैं, रेडियो सिग्नल भेजना चाहते हैं, तो हम उस सैटेलाइट को कहाँ रखेंगे? दूर रखेंगे, ताकि वो ज़्यादा एरिया कवर कर सके। यही रीज़न है कि अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग ऑर्बिट बनाई गई है। ठीक है? और इसी से कॉन्सेप्ट आता है टाइप्स ऑफ ऑर्बिट का। ठीक है? और इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे लो अर्थ ऑर्बिट, लियो। ठीक है? देखो, लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब क्या है? इसकी हाइट के बारे में बात कर रहा होगा। ठीक है? हाइट के बारे में जब बात कर रहा है, मतलब क्या है? कितना हाइट होना चाहिए? 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक। अभी आप इस तरह से देखोगे तो दिल्ली से लखनऊ का लगभग डिस्टेंस 500 किलोमीटर है। आप इमेजिन करो कि सैटेलाइट अर्थ से सिर्फ और सिर्फ 400 से 500 किलोमीटर ऊपर घूम रहा है। मतलब इसका क्या है? ये बहुत ज्यादा पास में है। ठीक है? और इसीलिए जब हम इस पिक्चर को देखेंगे, जो स्टार्टिंग में आपको एक पिक्चर दिखाया गया था, ये देखो, ये क्या है? ये हमारा लो अर्थ ऑर्बिट है, लियो। सबसे पास में दिख रहा है। अब ना यहां से आपको कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये समझना है कि जब लो अर्थ ऑर्बिट में इतना पास में मेरा सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट जितना पास होगा उतना क्लियर फोटो लेगा, उतना ही फास्ट डेटा भेज पाएगा, इतना ही फास्ट कम्युनिकेशन कर पाएगा। है या नहीं है? अभी देखो, जब हम ये सारी चीजें समझते हैं कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में जब हम सैटेलाइट रखते हैं तो मेरा मोटिव क्या होता है। ठीक है? तो अभी देखो, अगर हम देखेंगे कि आईएसएस ये कहाँ है? ये बेसिकली लोअर अर्थ ऑर्बिट में है, लगभग लगभग 400 किलोमीटर के समथिंग में। अगर हम बोलेंगे आरएसएस, ये कहाँ है? मतलब रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ये कहाँ है? ये भी है लोअर अर्थ ऑर्बिट में। अगर हम बोलेंगे कि मेरा एमएसएस मतलब मिलिट्री सर्विलेंस सैटेलाइट, ये कहाँ होगा? ये भी मेरा लोअर अर्थ ऑर्बिट में होगा, ताकि हम ज्यादा क्लैरिटी के साथ देख सके ना। अब आती है बात कि आखिर हम 160 किलोमीटर ही क्यों ले रहे हैं मिनिमम? इससे नीचे सैटेलाइट क्यों नहीं रह सकता? देखो, सबसे पहले इसको भी समझते हैं। अगर हम देखेंगे कि 160 किलोमीटर से नीचे अगर हम सैटेलाइट रखते हैं, इसका सिंपल मतलब समझो, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ये तो अभी भी है। एयर, एटमॉस्फेयर में क्या है? एयर होता है। एयर क्या करेगा? एयर सैटेलाइट को स्लो कर देगा और वो धीरे धीरे करके नीचे गिर जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल डिके। ठीक है? आप खुद सोच के देखो, अगर सैटेलाइट हर 90 मिनट में अर्थ का एक चक्कर लगा ले, अगर ये मेरा अर्थ है, एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ का पूरा चक्कर 90 मिनट में लगा ले, मतलब कि 1.5 आवर्स में लगा ले, तो वो एक दिन में, मतलब कि
24 आवर्स में कितना चक्कर लगाएगा? आप देखोगे तो ये लगभग 16 टाइम्स, 16 चक्कर लगाएगा। तो आपको ये चीज क्या पता चल रहा है कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो हमारा सैटेलाइट होता है वो क्या होता है? बहुत फास्ट होता है। लोअर अर्थ ऑर्बिट में हमारा जो सैटेलाइट होता है ये क्या होता है? बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि 24 घंटा में हम देख रहे हैं वो कम से कम 16 चक्कर लगा रहे हैं। क्लियर है? ये तो मेरा एक टाइप था। अब हम आते हैं दूसरे टाइप पे। दूसरा टाइप का ऑर्बिट क्या है? ये है मेरा सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, मतलब SSO। अभी देखो, अब ना हमें इमेजिन करना है। अभी तक हम यहाँ पे देख रहे थे कि हमें अर्थ का ऑब्जर्वेशन अगर करना है तो उसके लिए लोअर अर्थ ऑर्बिट बहुत सही है। लेकिन अब ना आप यहाँ पे देखो कि हमें ये इमेजिन करना है कि हमें जो अर्थ की जो पिक्चर है ना ये रोज लेनी है, लेकिन सेम लाइटिंग कंडीशन में। अगर एक दिन सुबह 10 बजे फोटो ली है और दूसरे दिन शाम में 5 बजे ली है तो शैडो अलग अलग होगा। क्लियर है? ठीक है। तो डेटा को कंपेयर कर पाना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए इसका सॉल्यूशन निकला सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। ठीक है। अभी देखो, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट तो समझ रहे हैं। अब है ना इसमें एक चीज हम और समझते हैं। पहले समझते हैं हम लोग पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट क्या है? ये हमारा अर्थ है, तो हम बेसिकली नॉर्थ से साउथ की तरफ जो ऑर्बिट होगा हम इसके बारे में बोल रहे हैं। ये पोलर ऑर्बिट है। ठीक है। पोलर ऑर्बिट क्या होता है? नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि अर्थ घूम रहा है नॉर्थ में। अगर हम देखें नॉर्थ से साउथ एक ऑर्बिट मेरा बना हुआ है। अब इसी में समझेंगे हम लोग सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। अभी देखो, जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है ना, इसमें सैटेलाइट ऐसे रोटेट करता है कि हर बार सेम जगह सेम लोकल सोलर टाइम पर क्रॉस करे। हाइट इसका क्या होना चाहिए, इंक्लिनेशन इसका क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसीलिए सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि हाइट लगभग 600 से 800 किलोमीटर होता है। और जो सैटेलाइट होता है इसका इंक्लिनेशन ये लगभग 98 डिग्री होता है। सैटेलाइट क्या होता है? सन सिंक्रोनस, सन के साथ सिंक हो जाता है। अगर सैटेलाइट रोज दिल्ली के ऊपर 10:30 में आता है तो हर दिन वो 10:30 में ही आएगा। इससे क्या हो जाएगा? इससे कंपैरिजन बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है। और इसका अगर आप एप्लीकेशन देखोगे तो इसका एप्लीकेशन रिमोट सेंसिंग में। ठीक है, रिमोट सेंसिंग में, वेदर चेक करने में, कार्टोग्राफी चेक करने में, स्पाइंग के लिए। ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए आप देखोगे सन सिंक्रोनस ऑर्बिट का यूज किया जाता है। ये बेसिकली इसका एप्लीकेशन बताता है। अभी देखो, आप ना एक कॉन्सेप्ट और समझो। हमें क्या पता है कि हमारा जो अर्थ है ये अर्थ क्या है? फुल्ली स्फेरिकल नहीं है। ये पोल्स के टुवर्ड अगर आप देखोगे तो थोड़ा आपको चिपटा दिखता है। इसी कारण से क्या होता है कि सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है, ठीक है, एक मिनट, हाँ, एक मिनट में ये पिक्चर बना लूं। ये कुछ ऐसा है। इसीलिए आप देखोगे कि सैटेलाइट की जो ऑर्बिट होती है वो धीरे धीरे रोटेट होती रहती है। और जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है उसी रोटेशन का बहुत स्मार्टली यूज करता है। ठीक है। ये तो था मेरा सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। ठीक है, जिसका हम हाइट देखे, जिसका हम इंक्लिनेशन देखे। अब है तीसरा तरह का ऑर्बिट, और ये क्या है? ये है MEO, मतलब कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट। अब ना हम लोअर अर्थ ऑर्बिट से थोड़ा ऊपर चलते हैं। ठीक है। और जब हम इसके ऊपर आ रहे हैं तो इसके ऊपर हम कहाँ जा रहे हैं? इसके ऊपर हम जा रहे हैं 2000 किलोमीटर से ऊपर।
ठीक है? तो यहाँ से लेके 35,786 किलोमीटर तक लगभग-लगभग। ये क्या है? ये मेरा मीडियम अर्थ ऑर्बिट है। अब आप सोचो, जो हमारा जीपीएस सैटेलाइट होता है, वो कहाँ होगा? वो एमईओ में होगा, जिसका हाइट लगभग-लगभग 20,200 किलोमीटर है और इसका जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड लगभग-लगभग 12 आवर्स का है, एक चक्कर लगाने का। अभी देखो आप यहाँ पे थोड़ा लॉजिक को समझने का ट्राई करो। जीपीएस को क्लियर फोटो नहीं लेना होता है, वो पूरे अर्थ को सिग्नल देता है और यही रीज़न है कि अगर पूरा अर्थ को कवर करना है, तो आपको थोड़ा-सा दूर जाना पड़ेगा। इसलिए इसे थोड़ा ऊपर रखा जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर कर सके, ठीक है? अभी देखो, अगर हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है? तो एक और कॉन्सेप्ट आता है जियो सिंक्रोनस एंड जियो स्टेशनरी, ठीक है? देखो, ये ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्बिट है। इसका अगर आप हाइट देखोगे, इसका हाइट लगभग 35,786 किलोमीटर समथिंग होता है। अर्थ 24 घंटे में अपना एक चक्कर लगाती है, अपना एक बार घूमती है अपने एक्सिस पे। अगर सैटेलाइट को भी 24 घंटे में एक बार घूमना हो, इससे क्या होगा? इससे वही जगह सेम टाइम पे आपको दिखता रहेगा, ठीक है? अभी आप सोचो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हम देख रहे हैं जियो सिंक्रोनस जो है, ये क्या करता है? ये 24 आवर का टाइम लेता है और मेरा जो जियो स्टेशनरी है, ये क्या होता है? ये भी 24 आवर्स का टाइम लेता है। ये मेरा इक्वेटर के ऊपर होता है और ये क्या होता है? सर्कुलर होता है। अभी इस चीज़ को भी समझते हैं, क्योंकि आपको भी लगेगा कि आखिर ये सर्कुलर कैसे होता है, क्यों होता है, क्या रीज़न है, ठीक है? आप देखो, अगर आप देखोगे कि आपका अगर टीवी ब्रॉडकास्ट हो रहा है, ठीक है? तो टीवी ब्रॉडकास्ट जो सैटेलाइट होगा, वो कहाँ होगा? वो जियो सिंक्रोनस में होगा, ठीक है? अगर आप देखोगे कि वेदर सैटेलाइट है, वो कहाँ होगा? वो भी जियो सिंक्रोनस में होगा, ठीक है? अभी ये क्या है? आखिर यहाँ पे इतना हाइट पे हम क्यों लगा रहे हैं? देखो, एक जियो सैटेलाइट जो होता है, लगभग 1/3 अर्थ को कवर कर सकता है, ठीक है? तो इस तरह के अगर हम 3 सैटेलाइट को रख देंगे, तो पूरा का पूरा अर्थ को हम कवर कर सकते हैं, उस सैटेलाइट के थ्रू। ये तो फ़ायदा है, लेकिन इसका एक नुकसान भी है, एक लिमिटेशन भी है। जितना दूर रहेगा सिग्नल भेजने में, उतना ही टाइम लगाएगा। तो क्या होगा? डिले होगा, ठीक है? और यही एक लिमिटेशन है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का, ठीक है? अभी देखो, जो हमारा जियो सैटेलाइट होता है, वो पोल्स को कवर नहीं कर सकता है। क्यों? क्यों नहीं कर सकता पोल को कवर? क्योंकि वो एक ही जगह पे फिक्स होता है। वो इक्वेटर के ऊपर फिक्स्ड रहता है। अगर अब आपसे पूछे, देखो मेन क्या है, आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो, आप अलग-अलग चीज़ों को देखते हो, आपको उतना नहीं जाना है। आपको ना बस इतना ही करना है। आप अगर यूपीएससी के साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस को देखे हो, स्टेटमेंट्स को देखे हो, बस इतना ही पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। ठीक है? अगर आप बहुत डीप में, बहुत डिटेल में जाके कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि शायद टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि हमें प्री के लिए उतना ही करना चाहिए जितना से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। अभी देखो, अगर हम इन सारे तरह के ऑर्बिट्स को समझें, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट एंड जियो, ठीक है? एचईओ। अभी इसका मतलब समझो। सबसे पहले हमारा जो लो अर्थ ऑर्बिट है, ठीक है? इसमें हम क्या देख रहे हैं? ऑल्टीट्यूड जो होता है मेरा, वो 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक होता है और स्पीड जो होता है 8 किलोमीटर पर सेकंड होता है लगभग, ठीक है? और इसका जो ऑर्बिटल पीरियड होता है, ये लगभग 90 मिनट्स का होता है। ये दिन भर में 24 घंटे में 16 चक्कर लगा लेता है अर्थ का, ठीक है? इसीलिए आप देखोगे कि यहाँ पे
जो इसका यूज है ये कहाँ-कहाँ पे हो रहा है। ग्लोब स्टार 48 सैटेलाइट फॉर वॉइस वॉइस एंड डेटा सर्विस, ठीक है। अभी जब हम मीडियम अर्थ ऑर्बिट के बारे में बात करते हैं, इसका ऑल्टीट्यूड क्या दिखता है? 2000 किलोमीटर से लेके 35,000 किलोमीटर तक। स्पीड क्या होता है? 3 से 8। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, डिस्टेंस बढ़ेगा, स्पीड कम हो रहा है, देख रहे हैं। ऑर्बिटल पीरियड इसका क्या है? देखो 2 से 24 आवर्स। अगर हम ओवर द इक्वेटर देखते हैं, ओवर इक्वेटर के ऊपर क्या होता है मेरा? जियो ऑर्बिट होता है, ठीक है? अब यहाँ पे ये जो ऑर्बिट है मेरा, ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है। इसका ऑल्टीट्यूड 35,000 किलोमीटर है। इस इसका स्पीड आप 3 किलोमीटर पर सेकंड देखते हो, ठीक है? और इसका जो ऑर्बिटल पीरियड है ये 24 आवर्स होता है। इसी तरह से जब हम जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के बारे में बात करते हैं, इसका ऑल्टीट्यूड देखो, स्पीड देखो, ऑर्बिटल पीरियड देखो। इन दोनों का ऑर्बिटल पीरियड आप क्या देख लो? 24 आवर्स। एंड फिर आते हैं एचईओ, हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है? इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है? ये देखो, ये सारे सर्कुलर ऑर्बिट दिख रहे हैं, लेकिन ये ऑर्बिट क्या आपको इलिप्टिकल दिख रहा है, ठीक है? अब ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये क्या है? एपोजी ऑल्टीट्यूड 40,000 किलोमीटर, पेरिजी एल्टीट्यूड 1000 किलोमीटर। स्पीड क्या है? 1.5 से 10 किलोमीटर पर सेकंड होता है। अब ये जो स्पीड है ये डिपेंड किस पे करता है? डिस्टेंस पे। जब नजदीक होगा उस टाइम पे फास्ट होगा, जब दूर होगा उस टाइम पे स्लो हो जाएगा, जो मैंने ऊपर बताया था। और इसका ऑर्बिटल पीरियड होता है लगभग 12 आवर्स। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? यही चीज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जरूरी है प्रीलिम्स के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इतना कर लेते हो, इतना समझ जाते हो, तो फिर आप बहुत सही जा रहे हो, ठीक है। अभी देखो, अभी तक हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ऑर्बिट देखा। अब ना हम थोड़ा ऑर्बिटल सिस्टम को थोड़ा और एडवांस चलते हैं, थोड़ा इलिप्टिकल चीजों को और अच्छे से समझते हैं। हाईली इलिप्टिकल जो ऑर्बिट है, इसको हम लोगों ने डिटेल में नहीं देखा, तो इसे भी थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा कि जियो सैटेलाइट पोल्स को कवर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो इक्वेटर के ऊपर फिक्स होता है। तो अगर हमें रशिया या आर्कटिक रीजन को कवर करना हो, तो इसके लिए हम किस तरह के ऑर्बिट्स का यूज करें? तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट, एचईओ, ठीक है। अभी इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, हमने देखा था एलिप्स, याद है? अभी थोड़ी देर पहले हमने एलिप्स नाम के वर्ड को देखा था। एलिप्स में हमने क्या देखा था? हमने यहाँ पे दो चीज देखा था, एक पेरिजी एंड एपोजी, ठीक है। पेरिजी हमने क्या देखा था? नियरेस्ट, अर्थ के एकदम नियरेस्ट। एपोजी हमने देखा था फारदेस्ट, दूर। हम देख रहे थे कि नियरेस्ट होता है तो स्पीड क्या होता है? फास्ट हो जाता है। दूर होता है स्पीड क्या होता है? स्लो हो जाता है। केपलर का जब हम बात कर रहे थे उस टाइम पे। तो यहाँ पे हम क्या देखे थे कि सैटेलाइट अगर पेरिजी पे होगा तो क्या होगा? ये बहुत ही ज्यादा फास्ट होगा और यहाँ पे टाइम कम लेगा। जब सैटेलाइट मेरा एपोजी में होगा तो हमें यहाँ पे क्या दिखेगा? स्पीड स्लो होगा और ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है। अब जब हम इस चीज को समझ गए, ठीक है, अब इसमें आपको थोड़ा सा लॉजिक समझना है। अगर हम एपोजी को पोलर रीजन के ऊपर रखें, ठीक है, तो सैटेलाइट क्या होगा? तो हम क्या कर रहे हैं? हम एपोजी को पोलर रीजन के ऊपर रख रहे हैं, मतलब कि ये मेरा अर्थ है, ठीक है, ये मेरा पोलर रीजन है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। हम क्या कर रहे हैं कि ये क्या है? एपोजी मतलब क्या? फारदेस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? स्लो होता है। तो अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे बनाए तो क्या होगा कि सैटेलाइट यहाँ पे बहुत लंबा टाइम तक रुकेगा, और जब लंबे टाइम तक रुकेगा तो कवरेज भी ज्यादा देगा। इसीलिए रशिया क्या करता है? रशिया एक्सटेंसिवली एचईओ को यूज करता है। क्यों? क्योंकि उसका अगर देखा जाए तो वो ज्यादा से ज्यादा पोलर रीजन के ऊपर, ठीक है, एंड उस एरिया को कवर करने के लिए वो यहाँ पे इलिप्टिकल ऑर्बिट को यूज करता है, ठीक है। और इसीलिए आप देखते हो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पोलर रीजन पे एपोजी को रख दिया जाता है, ठीक है। तो इस चीज से हमें ये पता चल गया कि रशिया क्या कर रहा है, ठीक है, और वो किस तरह से यूज कर रहा है।
तो अगर आपसे कभी पूछा जाए इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि आप जानते हो कि वहां पे एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, आप जो पढ़ के जा रहे हो, रट्टा मार के जा रहे हो, वो नहीं कर पाते हो। ठीक है, इसीलिए इस तरह से समझना जरूरी है। एक तो मेरा ये था। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारा, जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये क्या है? ये है ट्रांसफर ऑर्बिट। ठीक है, अभी देखो, आप अपने दिमाग में एक चीज सोचो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन का आंसर खोजो। अगर हम सैटेलाइट को लोअर अर्थ ऑर्बिट से जियो ऑर्बिट तक ले जाना है, ठीक है, तो इसे हम कैसे ले जाएंगे? क्या रॉकेट अगर हम लॉन्च करते हैं अर्थ से, तो ये सीधा 36,000 किलोमीटर तक चले जाएगा? ऐसा तो नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल तो नहीं होता है। इससे अगर ऐसा करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? फ्यूल जो है हमारा, वो बहुत ही ज्यादा लगेगा। ठीक है, इसीलिए यहां पे यूज किया जाता है ट्रांसफर ऑर्बिट। अभी ना इसके कॉन्सेप्ट को समझोगे, ट्रांसफर ऑर्बिट, ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पे हम क्या करते हैं। ट्रांसफर ऑर्बिट क्या है? एक टेम्पररी एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। ठीक है, अभी इस चीज को समझते हैं हम थोड़ा सा। यहाँ पे एक पिक्चर बनाते हैं, उस पिक्चर के थ्रू समझते हैं। देखो, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, ये हमारा सपोज एक ऑर्बिट है, ये हमारा दूसरा ऑर्बिट है, ये हमारा तीसरा ऑर्बिट है। ठीक है, ये हमारा सपोज जियो ऑर्बिट है, हाईएस्ट डिस्टेंस पे। ये हमारा लोअर अर्थ ऑर्बिट है, 160 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाता है। अगर हम अर्थ से रॉकेट को एक इलेप्टिकल पाथ में डालते हैं, रॉकेट क्या करता है? यहां से रॉकेट छोड़ा गया, रॉकेट इस ऑर्बिट में गया और यहां पे इस तरह से घूमने लगा। ठीक है, अभी क्या है कि जब मेरा रॉकेट सैटेलाइट को इलेप्टिकल पाथ में डाल देता है, ठीक है, तो सैटेलाइट एपोजी पे एक छोटा इंजन बंद करता है जब अर्थ के पास होगा। अभी देखो, ये सर्कुलर पाथ है, ऐसा सर्कुलर पाथ में नहीं चलना है हमें। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे मैंने ना ऐसा बनाना था। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है, हम देख रहे हैं ये अर्थ है और ये मेरा इलेप्टिकल पाथ है। ठीक है, सैटेलाइट पहला जब ये इलेप्टिकल पाथ पे आ गया, यहाँ पे डाल दिया गया। अब सैटेलाइट एपोजी पे, मतलब कि एपोजी कहाँ है? जब हमारा दूर होता है। ठीक है, तो जब मेरा सैटेलाइट यहाँ पे आता है, ठीक है, ये दूर है, यहाँ पे क्या होता है? एपोजी पे एक इंजन थ्रस्ट पैदा करता है, और ये थ्रस्ट के कारण क्या है? ये थोड़ा सा आगे निकल जाता है, और ये आगे निकल के इस ऑर्बिट में पहुंच जाता है, फिर ये इस ऑर्बिट में घूमने लगता है। ठीक है, अब ये ऑर्बिट क्या है? ये ऑर्बिट सर्कुलर होते जाएगा धीरे धीरे करके। देखो, आगे आप देखोगे कि अर्थ बीच में आ जाएगा, ये जो ऑर्बिट है ये सर्कुलर हो जाएगा। अब इस तरह से ये क्या होगा? इस ऑर्बिट से फिर इस ऑर्बिट में। ठीक है, और हम कहाँ पे देख रहे हैं? ये चीज कहाँ पे किया जा रहा है? ये चीज किया जा रहा है एपोजी पे, जब ज्यादा दूर होता है। ठीक है, जब ग्रेविटेशनल फोर्स कम लग रहा होता है, कम खिंच, अगर आपको, अगर यहाँ पास में होगा तो क्या होगा? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा, तो उसको ज्यादा अपनी तरफ खींचा जा रहा होगा। लेकिन जब वो दूर रहेगा तो इस पे क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा, और यहाँ पे हम इंजन को स्टार्ट करके एक थोड़ा सा थ्रस्ट देते हैं, तो ये दूसरे ऑर्बिट में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है? हमारा फ्यूल भी बचता है, और हम इजिली ट्रांसफर ऑर्बिट के थ्रू दूसरे ऑर्बिट में जा सकते हैं, लोअर अर्थ ऑर्बिट से जियो ऑर्बिट तक पहुंच सकते हैं। तो इनिशियल सर्कल क्या था हमारा? लोअर अर्थ ऑर्बिट का था। एंड इसी तरह से क्या होता है कि ट्रांसफर ऑर्बिट सिस्टम जो है, इससे हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, और ये क्या होता है? बहुत ही ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट मेथड होता है। ठीक है, इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये है हॉमेन ट्रांसफर ऑर्बिट। अभी देखो, ये जो हॉमेन ट्रांसफर ऑर्बिट है, ये क्या है? अब सिंपल लैंग्वेज में समझने का ट्राई करो। ये जो मेथड है, ये मेथड सबसे ज्यादा फ्यूल इफिशिएंट मेथड है। ये मेथड में हम देखते हैं, जैसे ये हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ के ऊपर ये सर्कुलर ऑर्बिट बनाते गए हैं। यहाँ पे क्या है कि एक ऑर्बिट से, ये मेरा अर्थ है, यहाँ पहला मेरा ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट, दूसरे ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट। ठीक है,
एक सर्कुलर ऑर्बिट से दूसरे सर्कुलर ऑर्बिट में। अभी इस ऑर्बिट में सैटेलाइट घूम रहा है, फिर ये दूसरे में आ जाएगा, फिर ये तीसरे में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, दो इंजन बर्न होता है। फर्स्ट बर्न में क्या होता है, हम इसे एलिप्स में डालते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक इलेप्टिकल पाथ में डाल दिए। सेकंड वन में क्या हुआ कि ये सर्कुलर ऑर्बिट में चला गया। ठीक है, ये एक सर्कुलर ऑर्बिट बना देता है। अब यहां से क्या हुआ कि ये तीसरे सर्कुलर ऑर्बिट में चले जाएगा। इसमें क्या हुआ, एनर्जी बहुत कम लग रहा है। इसको मिनिमम एनर्जी ट्रांसफर बोलते हैं। आप बोलोगे सर इन दोनों में तो सेम ही है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो डिफरेंस है, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे इलेप्टिकल पाथ ही चल रहा है, लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें हम सर्कुलर पाथ देख रहे हैं। ऑर्बिट क्या है यहाँ पे, सर्कुलर है, इसीलिए ये दोनों डिफरेंस है। इन दोनों में आपको एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है। क्लियर है? अभी देखो, ट्रांसफर ऑर्बिट भी समझ गए, ठीक है, कि वहां पे भी एनर्जी एफिशिएंट है। हम लोग हॉर्मन ट्रांसफर ऑर्बिट भी समझ गए। देखो दोनों में ट्रांसफर ऑर्बिट है, दोनों में ऑर्बिट से ट्रांसफर हो रहा है, बट यहाँ पे सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे इलेप्टिकल पाथ है। अब आएगा एक और कॉन्सेप्ट, और ये क्या, ये है एस्केप वेलोसिटी। ये जो एस्केप वेलोसिटी है, ये क्या है? देखो, अर्थ की ग्रेविटी से कंप्लीटली बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए? अगर अभी कोई भी सैटेलाइट है, ठीक है, एक ऑर्बिट में घूम रहा है, इसके ऊपर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, लेकिन अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से इसे बाहर निकलना है, तो इसके लिए क्या जरूरी है? स्पीड। ज्यादा स्पीड रहेगा तो क्या होगा कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल सकता है, एंड इसी स्पीड को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। अर्थ के लिए अगर आप देखोगे तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अर्थ से अगर आपको बाहर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलना है, ठीक है, तो आपको 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलना होगा। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड मतलब क्या है, हर सेकेंड में हम 11 किलोमीटर चल रहे हैं। यहां पे भी सिंपल लॉजिक है, स्पीड कम हुई सैटेलाइट वापस गिर जाएगा, स्पीड एग्जैक्ट हुई तो अर्थ की ग्रेविटी से फ्री हो जाएगा। ठीक है, और अगर स्पीड बहुत ज्यादा हुई तो हाइपरबॉलिक पाथ में निकल जाएगा, वो अपना एक अलग पाथ में चले जाएगा। तो एस्केप वेलोसिटी का जो मतलब होता है, वो ये नहीं होता है कि ग्रेविटी खत्म हो गई। यहाँ पे ये होता है कि वो अर्थ की ग्रेविटी से फ्री हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है। क्लियर? यहाँ पे इसका मतलब आप समझ रहे हो कि मतलब सैटेलाइट के पास इतनी ज्यादा एनर्जी है कि ग्रेविटी उसे वापस अपनी तरफ नहीं खींच पा रही है। ठीक है, अभी देखो, ये तो कॉन्सेप्ट मैं सिर्फ बता रहा हूं, फिर एक कॉन्सेप्ट आता है ग्रेविटी असिस्ट। आज का जो टॉपिक है ना, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अभी देखो ये ना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब कॉन्सेप्ट है। अभी ये जो ग्रेविटी असिस्ट है, इसका क्या यूज होता है? जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं ना, वो फ्यूल बचाने के लिए प्लेनेट का यूज करते हैं। कैसे? देखो, हम लोगों ने मून मिशन तो देखा था, उसके बारे में मूवी तो देखी थी कम से कम, वो तो याद होगा। देखो, अगर स्पेस क्राफ्ट जुपिटर के पास से गुजर रहा है, सपोज यहाँ पे प्लैनेट्स हैं, ठीक है, जुपिटर के पास से गुजरता है, तो जुपिटर की ग्रेविटी उसको क्या करेगी? उसको अपनी तरफ खींच सकती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं ग्रेविटी असिस्ट। अब क्या है कि जुपिटर की ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रही है। अब इससे फायदा क्या हुआ कि अगर हम एक अर्थ के मतलब एक प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल रहे हैं और हमें दूसरे में जाना है, तो क्या होगा कि यहां से निकले, ठीक है, अभी सैटेलाइट यहां से लॉन्च किया गया, यहां से इस ऑर्बिट में, इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में, और फिर यहां से बाहर निकल के ये दूसरे प्लेनेट के बी ए, ये दूसरे प्लेनेट के ऑर्बिट में घुस गया, और फिर ये इसमें घूमने लगा। फिर यहां से अगर हमें तीसरे प्लेनेट में जाना है तो हम उस उधर चलते हैं। तो हम ग्रेविटी का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ग्रेविटी का हेल्प कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे ग्रेविटी असिस्ट कॉन्सेप्ट है। सिंपल है, यहाँ पे कुछ नहीं।
हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जैसे हम साइकिल चलाते वक़्त क्या करते हैं, किसी फास्ट ट्रैक को अगर आगे में कोई ट्रक, कोई और गाड़ी चल रही है, उस गाड़ी को पकड़ लेते हैं। जिससे क्या होता है कि आपका स्पीड बढ़ जाता है। उसी तरह से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एनर्जी फ्यूल के थ्रू यूज़ ना करके हम दूसरे का ग्रेविटेशनल फोर्स को यूज़ कर रहे हैं। हम प्लैनेट से एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ पे हम फ्यूल का यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद आता है एक और कॉन्सेप्ट। जब हम ग्रेविटी असिस्ट को समझ जाते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं एक और कॉन्सेप्ट जिसका नाम है एरो ब्रेकिंग। एरो ब्रेकिंग क्या है? अब ये ना एकदम उल्टा कॉन्सेप्ट है। अब ये क्या करता है? ये स्पेस क्राफ्ट को स्लो कर देता है। ठीक है? अभी देखो, अगर हम इस स्पेस क्राफ्ट को स्लो करना चाहते हैं, तो हम अपना फ्यूल जलाने की जगह क्या कर सकते हैं? हम किसी भी प्लेनेट के एटमॉस्फेयर का यूज़ कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर क्या करता है? अगर हम इसको मतलब स्लो करना चाहते हैं, तो हम एटमॉस्फेयर का यूज़ कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर क्या करता है? एटमॉस्फेयर ड्रैग क्रिएट करता है, एंड ड्रैग क्रिएट करने के कारण स्पीड क्या होता है? स्पीड कम हो जाती है, एंड इसी को हम बोलते हैं एरो ब्रेकिंग। और इसी का यूज़ हुआ था मिशन मंगल, मतलब कि मार्स मिशन में। ठीक है? जब मार्स के ऑर्बिट में ये एंटर करता है, ठीक है? और फिर ये नीचे की तरफ गिर रहा होता है, तो स्पीड को कम करने के लिए क्या यूज़ किया जाता था? एरो ब्रेकिंग। जिससे कि हमारे सैटेलाइट में हमारे स्पेसक्राफ्ट में आग ना लगे। ठीक है? अभी यहाँ से हम ये चीज़ देखें कि हमने यहाँ पे क्या देखा? हमने देखा कि सबसे पहले ग्रेविटी का यूज़ क्या है? ग्रेविटी के बाद हमने देखा ग्रेविटी के कारण क्या होता है? कुछ भी चीज़ें नीचे गिरती है। फिर हमने ऑर्बिट समझा। ऑर्बिट में हमने देखा 2 तरह का ऑर्बिट, एक सर्कुलर ऑर्बिट, फिर हम देखे एलिप्टिकल ऑर्बिट। हमने फिर टाइप्स देखा, हमने लोअर अर्थ ऑर्बिट देखा, हमने एसएसओ देखा, हमने एमईओ देखा, हमने जीईओ देखा। ठीक है? ये सारे ऑर्बिट्स के बारे में हमने देखा। फिर हमने देखा एचईओ। फिर हमने समझा कि ट्रांसफर ऑर्बिट क्या होता है। फिर हमने देखा कि एस्केप वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है? फिर हमने देखा एरो ब्रेकिंग। मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि जो भी क्वेश्चंस आए हैं अभी तक, इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स आए और इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। क्या आपको ये सारे कॉन्सेप्ट में कुछ डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट करो। ठीक है? मैं और बेसिक तरीकों से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है? जिससे आपको ये ना लगे कि ये पूरा का पूरा टेक्निकल हो रहा है। आज हमने क्या किया कि पूरा ऑर्बिटल मैकेनिज्म को कंप्लीट कर लिया। अब आप समझ गए हो कि सैटेलाइट हवा में फ्लोट नहीं करता है, वो फिजिक्स के रूल को फॉलो कर रहा है। और रॉकेट का काम सिर्फ इतना है कि वो सैटेलाइट को सही स्पीड और सही हाइट पर पहुंचाता है। क्लियर है? अब इसके आगे हम लोग सेकंड पार्ट में, जब हम स्पेस का दूसरा पार्ट लाएंगे, हम लोग उसमें रॉकेट का साइंस को और अलग तरीके से समझेंगे। हम वहां पे और बेसिक चीजों को डिटेल में समझेंगे, जिससे कि स्पेस एंड टेक आपके लिए और इजी हो जाएगा। ठीक है? चलो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और तब तक के लिए अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो, तो जरूर पूछना। लेक्चर देखो, नोट्स पढ़ो, यू आर डन। अगर आप पेड ग्रुप के मेंबर हो, तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन भी मिल रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, आप उन्हें भी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इससे ज्यादा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है? थैंक यू। अगर लेक्चर पसंद आए, लेक्चर से कुछ समझ में आए, प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इससे कुछ नहीं जा रहा आपका, बट मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट को जितना ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, उतना ज्यादा सिंप्लीफाई करके आपके आगे लाऊं। थैंक यू।